हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण का। यहाँ पर हम लोग बहुत ही स्पीड में फास्ट तरीके से समझते हुए रिवीजन करेंगे, ताकि अगर आपका एग्जाम है और आप एंड मोमेंट पर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं पूरे हिंदी का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो समझेंगे संज्ञा को। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद कहे जाते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, बट आपको 3 होते हैं मुख्यतः जो होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का ज्ञान होता है जातिवाचक संज्ञा से। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वस्तु, लड़का, गाय, मोर, घर, शिक्षक, इस तरह की जो जाति है उसमें उनकी जानकारी हमें जातिवाचक संज्ञा के माध्यम से होती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्थान, व्यक्ति, वस्तु का हमें ज्ञान होता है, और अनेक में से एक का ज्ञान होता है हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये सब चीज़ें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे अनेक में से एक में जैसे हो गया स्थान, मैंने बताया जैसा कि, तो स्थान में आप मुंबई आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान कराता है। स्थान यानी मुंबई, व्यक्ति यानी राम, वस्तु यानी पुस्तक। इस तरह से अनेक में से एक का ज्ञान हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा होता है। एंड तीसरा है भाव। भाववाचक संज्ञा में हमें भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का ज्ञान होता है भाववाचक संज्ञा के माध्यम से। और यह क्या होती है? अगणनीय होती है, यानी इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्रोध, लोभ, आनंद, यौवन, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आती है। उसी दोनों को मिला के टोटल 5 होते हैं, बट मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं। समूहवाचक में आपके समूह का ज्ञान होता है। जैसे हमें परिवार, सेना, गुच्छा, ये सब समूह के अंतर्गत आते हैं, तो इनका हमें समूहवाचक संज्ञा से पता चलता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में हमें क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ का ज्ञान होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम माप या तौल सकते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, दूध, तो ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से मुख्यतः 3 होती हैं, और वैसे 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से भी किया जाता है। जो भाववाचक संज्ञा होती है, जो कि ये आपकी तीसरी है। तो ये आपका संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है लिंग। लिंग में आप लोगों को पता होगा, जिस शब्द से, संज्ञा के जिस शब्द से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के माध्यम से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग के माध्यम से हमें स्त्री का बोध होता है। तो हमें पहचानने के लिए आएगा एग्जाम में कि कौन कौन सी संज्ञा इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन कौन सी संज्ञा होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रत्यय जो होते हैं, उसमें आ, आव, पा, पन, न, इस तरह के शब्दों वाले प्रत्यय जिसमें जुड़े रहते हैं, वो आपके पुल्लिंग की पहचान है। तो जैसे बुढ़ापा, चढ़ाव, ये सब प्रत्यय जो आपके आ रहे हैं वो आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। एंड पेड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, ये सब भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एंड द्रव पदार्थों के नाम जैसे घी, तेल, ये सब भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। एंड बॉडी पार्ट्स यानी हमारे शरीर के अंगों के नाम भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। एंड वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम जैसे अ, उ, क, ख, ग, च, छ, ध, य, र, ल, व, श, ये सब भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? इसमें ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी, इस तरह के प्रत्यय जो लास्ट में लगे रहते हैं, तो वो आपके स्त्रीलिंग की पहचान है। जैसे कबूतरी, कुतिया, सुनारिन, शेरनी, देवरानी, ठकुराइन, छात्रा, बालिका, हंसनी इत्यादि, ये सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं।
एंड नक्षत्रों और तिथि और नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। एंड जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है जैसे ई, खराक, वो भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है जैसे झंझट, बनावट, आहट, ये सब भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। एंड इसके अलावा भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग आते हैं। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत एंड सकारांत संज्ञाएं जैसे रोटी, लू, सास आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में जैसे कि जो हम लोग कॉमनली बोलते हैं उनमें हम लोग मादा या नर लगा के क्या कर सकते हैं, उसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि नित्य पुल्लिंग शब्द तोता, कॉमन है, हम लोग तोता ही बोलते हैं, चाहे वो मेल हो यानी स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसमें नित्य पुल्लिंग है या तोता, तो उसमें हम लोगों को अगर मादा बनाना है तो मादा तोता, इस तरह से मादा मच्छर, मादा कौवा, इस तरह से बोल के हम लोग उसको मादा या नर लगा के चेंज कर लेते हैं। एंड वर्णमाला जो है ई और री, ये सब से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अभी अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है कारक या परसर्ग, जो कि क्री और प्लुरल प्रत्यय जोड़कर बना गया है। इसे इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। एंड इसका हमें एग्जाम में इससे रिलेटेड सेंटेंस दिया जाता है, जिसको उसमें से हमें कारक चिन्ह को पहचानना होता है और कौन सा कारक है उसका कौन सा चिन्ह है। तो जैसे प्रथम है, प्रथमा कर्ता ने, इसको आपको याद करना होगा तो इजी है। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, ने के द्वारा, एंड चतुर्थी संप्रदान के लिए, को के हेतु के वास्ते, या किया जाए या दिया जाए तो उसके बारे में होता है। एंड अपादान से अलग होने के अर्थ में, जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान पंचमी, अपादान षष्ठी, संबंध काक्य की, रा रे री, एंड अधिकरण में, पै पर, ऊपर, के बाद, के भीतर, के पहले को, एंड संबोधन हे, रे, अरे, हेलो, अजी, ये सब आपके संबोधन के अंतर्गत आते हैं। तो इससे रिलेटेड जैसे शब्द आएगा, जैसे कर्ता कारक का आएगा तो उसमें रोहित ने खाना खाया, तो यहाँ पर आपको ने आया तो यहाँ पर कर्ता कारक है। एंड इसी तरह दूसरा, माली पौधे को लगाता है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया, पौधे को लगाता है। इसी तरह से करण कारक में होगा, नाज अपने कलम से कहानी लिखती है, तो कलम से यहाँ पर करण कारक हो गया, थर्ड आप देख रहे हैं। तो इसी तरह संप्रदान में हो गया, दीदी ने मीनू के लिए खाना बनाया, यानी मीनू के लिए या के हेतु या वास्ते खाना बनाया, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक। इसी तरह से अपादान में से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। इसी तरह से आपको सेंटेंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। तो आई थिंक आप लोगों को कारक है क्लियर हो गया होगा। तो अगला टॉपिक अब देखेंगे। अगला टॉपिक है वचन। वचन यानी एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तन किया जाता है, वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है ए प्रत्यय जोड़कर। तो आ के स्थान पर क्या करते हैं, जब लास्ट शब्द आ रहेगा तो अगर वो पुल्लिंग है तो उसमें क्या करेंगे, ए जोड़कर बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन बना देते हैं। जैसे आ लड़का, ये आपका पुल्लिंग है और लास्ट में आ आया हुआ है तो इसको ए बन जाएगा ये, तो लड़का से क्या बनेगा, लड़के। इसी तरह ए पे चंद्रबिंदु आएगा, प्रत्यय जोड़कर कैसे बनेगा, अ स्वर के अंत वाले शब्द में ए जुड़ता है और अ से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे और वो स्त्रीलिंग और बहुवचन हो जाता है। जैसे सड़क से सड़के, तो आपका अ से क्या हो गया, ए बन गया वो, और स्त्रीलिंग रहेगा तब। एंड इसी तरह शब्द ए और ए स्त्रीलिंग और बहुवचन हो जाता है। जैसे महिला, आ है तो महिलाएं, यानी चंद्रबिंदु है लास्ट में तो आपको पहचानने में इजी हो जाएगा कि आपका स्त्रीलिंग है, वो स्त्रीलिंग बहुवचन की पहचान है। लास्ट में ऊपर चंद्रबिंदु रहता है। एंड आ प्रत्यय जोड़कर शब्द प्लस या जोड़कर बनता है स्त्रीलिंग और बहुवचन रहता है वो। जैसे ई प्लस इया, ऊ प्लस ऊ प्लस या प्लस या, इस तरह। जैसे यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, नारी, नारियाँ, इसमें आपका बड़ी ई आया है तो बड़ी ई के साथ क्या होगा, छोटी ई बन जाएगा वो, अगर उसमें बहुवचन बनाएंगे तो। इसी में आप डायरेक्ट लिखेंगे तो रॉन्ग होता है। इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में कि नारी का बहुवचन सही इसमें से कौन सा शब्द है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि बड़ी ई है तो वहाँ पर अगर स्त्रीलिंग है तो वो छोटी ई हो जाएगा और लास्ट में
ज्ञा प्रत्यय रहेगा और चंद्रबिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है। इसी तरह से कुछ और शब्द हैं, जैसे ए की मात्रा वाले शब्द पुल्लिंग व बहुवचन, जैसे रास्ते। ये आपको पहचानने का तरीका है, ये ट्रिक है कि अगर ए की है मात्रा तो आपके पुल्लिंग रहेगा, वो बहुवचन रहेगा, और अगर डॉट है उसी में तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर आपकी ए की मात्रा के ऊपर क्या हो गया, डॉट हो गया, तो स्त्रीलिंग और बहुवचन, जैसे पुस्तकें। और ए और चंद्रबिंदु है तो भी आपका स्त्रीलिंग और बहुवचन हो जाएगा, और या के ऊपर चंद्रबिंदु है तो भी, चिड़िया जैसे, तो भी आपका स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगा। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि लेडीज जो है वो क्या लगाती है माथे पर, अपने सारी लेडीज बिंदी लगाती हैं। तो बिंदी वाले जितने भी शब्द हैं वो आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे, स्त्रीलिंग बहुवचन में। और इसके अलावा हमेशा एक वचन में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, तो क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग इत्यादि, ये हमेशा एक वचन रहती है। एंड हमेशा बहुवचन कौन कौन शब्द होते हैं, आंसू। आंसू क्योंकि दोनों आंखों से निकलते हैं, आप लोगों को पता है, तो कभी भी एक नहीं हो सकता, एक आंखों से आंसू नहीं आता है। इसी तरह से केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश इत्यादि, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन होते हैं। एंड एक वचन और बहुवचन में क्या क्या समान रहता है, पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध और दान, ये सब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में एक ही रहता है, समान रहता है। एंड आदर या सम्मान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बहुवचन, जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग बहुवचन जा रही हैं यूज कर रहे हैं, बट किसके लिए, आदर या सम्मान के लिए। हम लोग अपने माता को क्या बोलते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, जी लगा के उनके साथ बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन यूज होता है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, न कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, ये वर्ड गलत होगा, तो इसका सही रूप क्या होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। एंड कुछ विशेष शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे वर्ग, अध्यापक गण, लोग, वृंद, पक्षी वृंद, एंड जन, एंड जैसे कर्मचारी वर्ग, लेखक गण, इस तरह के भी जोड़ के लास्ट में शब्द क्या बनाते हैं, बहुवचन बना दिया जाता है काफ़ी सारे शब्दों में। तो आई होप आप लोगों को वचन क्लियर हुआ होगा। अभी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, तो जो किसी वस्तु प्राणी की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, यानी सिर्फ विशेषता में क्या क्या आएगा, गुण भी आ सकता है, दोष भी, संख्या भी और परिमाण, अर्थात पहचान को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। एंड जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहा जाता है। एंड विशेषण की विशेषता बताने वाला, यानी विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो इस तरह से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एंड सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से सबसे पहले समझेंगे हम गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का ज्ञान करते हैं, आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि काली बकरी मीठा दूध देती है, यानी बकरी कैसी है, काली, तो ये उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया, बकरी का विशेषण काली। दूध, मीठा दूध, यानी दूध की विशेषण क्या हो गया, मीठा। तो इस तरह से आपका गुणवाचक विशेषण होता है। एंड नेक्स्ट है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्या का ज्ञान कराते हैं, ऐसे विशेषण जो संख्या का ज्ञान कराते हैं। और इसमें 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक एंड अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, एक निश्चित संख्या का ज्ञान होता है हमें, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे बस में 12 यात्री बैठे हैं, तो 12 यात्री हम लोग गिन सकते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं, अनिश्चित संख्या का ज्ञान होता है, जिसमें जैसे कुछ, कई, काफ़ी, इस तरह से। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, रोड पर खड़े हैं, या बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, सड़क पर हजारों व्यक्ति खड़े हैं जिनको गिन नहीं सकते, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। एंड अगला है परिमाणवाचक
विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, परिमाण संबंधी विशेषता का क्या कराते हैं, ये ज्ञान कराते हैं, अर्थात जिसे मापा या तौला जाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक एंड अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो दूध चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, दूध कितना चाहिए, 1 किलो। और अनिश्चित में इसी का उल्टा होगा, जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है, यानी थोड़ा सा दूध चाहिए। तो इस तरह से आप एक ही शब्द को दोनों में आप फिट करके इजीली समझ सकते हैं। तो अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। एंड नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, जहाँ सर्वनाम के रूप में प्रयोग न होकर विशेषण के रूप में प्रयोग हो और किसी वस्तु या पदार्थ या प्राणी की विशेषता बताए, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। आप चाहिए तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, तो आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि जब यह वह ये वे सर्वनाम किसी विशेषता को प्रकट करे। याद रखिएगा, यह वह ये वे सर्वनाम जो है वो किसी विशेषता को प्रकट करे, तो वहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। या अनेक या बहुत में से एक को श्रेष्ठ या अच्छा बता जाए, तो भी वहाँ पर भी सार्वनामिक विशेषण होता है। एंड इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि बात की निश्चितता से, बात की अनिश्चितता से, प्रश्न सूचक शब्द से, संबंध सूचक पद से। तो जैसे बात की निश्चितता से कि यह कलम सुधा की है, यानी यहाँ पर निश्चित है, तो यहाँ पर भी आपका सार्वनामिक विशेषण आएगा। एंड बात की अनिश्चितता से कि कोई व्यक्ति रो रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चित है, तो भी सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह वह ये वे, इस तरह के शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। तो आई होप आप लोगों को सर्वनाम जो था विशेषण वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए अथवा व्यक्त हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना इत्यादि, ये सब क्या है, क्रिया है। यानी जो पद किसी काम या करने या होने का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया कितने होती है, 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया एंड दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं वे हैं जिन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है, अर्थात इसमें क्या होता है, ओनली कर्ता और क्रिया ही रहते हैं, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे राम सोता है, इसमें क्या है, सिर्फ कर्ता और क्रिया, यानी राम कर्ता हो गया, क्रिया हो गया सोता है, राम सोता है। गाड़ी चली, यानी गाड़ी क्या हो गई, कर्ता, चली क्रिया हो गई। तो यहाँ पर क्या होती है, ऐसी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो एंड सकर्मक क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी यहाँ पर कर्म रहना आवश्यक है। तो आप इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं कि जहाँ पर कर्म नहीं रहेगा वो अकर्मक क्रिया है, और जहाँ पर कर्म रहेगा वो सकर्मक क्रिया है। कभी क्रियाओं के साथ 2 कर्म भी उपस्थित रहते हैं, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं भी कहते हैं। एंड द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौड़ होता है, यानी एक प्रमुख होगा पहला वाला और दूसरा गौड़ होगा। मुख्य कर्म पदार्थ का और गौड़ कर्म प्राणी का बोध कराता है। वाक्य में कर्म का लोप होने पर भी यदि क्रिया को कर्म की अपेक्षा है, तो क्रिया सकर्मक ही कही जाएगी। यानी सकर्मक में आपको क्या है, कर्म रहेगा, और अकर्मक में कर्म नहीं रहता है, ओनली कर्ता और क्रिया रहती है। तो इस तरह से आप क्रिया को समझ सकते हैं। तो आगे देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है काल। तो काल क्या होता है, क्रिया के घटने या करने के समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी क्रिया के होने या न होने का ज्ञान जिससे होता है उसे काल या समय कहते हैं। कि क्रिया जो है वो भूतकाल में हो रही है, या वर्तमान में हो रही है, या भविष्य में हो रही है, जिससे हमें यह ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जिससे क्रिया की स्थिति का बोध होता है कि वह पूरी हुई है या नहीं हुई है, इसका ज्ञान हमें किसके माध्यम से होता है, काल के माध्यम से होता है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूतकाल में क्या क्या आता है, सामान्य भूत, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। एंड वर्तमान में सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। एंड भविष्य में सामान्य भविष्य काल एंड संभाव्य भविष्य काल। तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है। तो सामान्य भूतकाल में जैसे हो गया, सामान्य शब्द रहेगा, इसमें कुछ भी आपको
उटपटांग नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, जैसे बच्चा गया। तो ये हो गया आपका सामान्य भूतकाल। एंड आसन्न भूतकाल यानी जैसे जो काम तुरंत हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने आम खा लिया है, तो ये आपका क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। और उसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, जो भी काम है वो खत्म हो चुका है। तो श्याम ने पत्र लिखा था, यानी पत्र लिख चुका है वो, तो ये क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। एंड अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल में जैसे श्याम पत्र लिख रहा था, यानी इसमें पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल होता है, यानी इसमें क्रिया जो भी है वो चल रही है। एंड संदिग्ध भूतकाल में आपको कन्फ्यूजन रहता है कि वो काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, जैसे बच्चा आया होगा, यानी आपको क्या है? संदेह है। तो और अगला है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल में क्या होता है? दो वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, यानी एक वाक्य क्या है? दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो इस तरह के वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल में आते हैं। एंड अगला है वर्तमान काल। वर्तमान काल में समझेंगे इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान जैसे हो गया बच्चा रोता है, तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल हो गया। एंड तात्कालिक वर्तमान, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी इसे क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण भूतकाल भी बोलते हैं, अपूर्ण भी बोलते हैं। जैसे पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं अभी पढ़ के खत्म नहीं हुआ है, तो इसको तात्कालिक बोलते हैं। एंड संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा? यहाँ पर भी संभावना होगी। अब बच्चा रोता होगा, यानी संभावना है, ये संदिग्ध है, यहाँ पे आपको संदेह है। इस तरह से भविष्यत काल, भविष्यत काल में क्या होगा? सामान्य भविष्य में श्याम पत्र लिखेगा, ये आपका सामान्य भविष्य काल में होगा। एंड दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, यानी यहाँ पर संभावना है, संभव है श्याम पत्र लिखे, यानी यहाँ पर क्या हो गया? संभावना आपकी बताई जा रही है कि संभव है श्याम पत्र लिखे, यानी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है ये आपको अभी पता नहीं है। तो इस तरह से टोटल आपके कुल 3 काल के भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इसके कितने भेद हैं इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया। और यहाँ पर हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम पर्पज से, रिवीजन के तौर पे। तो आप लोग इसको डिटेल में चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक एक टॉपिक पे अलग अलग डिटेल में भी वीडियो ले आऊँगी। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अव्यय या अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन या कारक के कारण न बदले, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन या कारक के कारण न बदले, न चेंज हो, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहे जाते हैं। और अव्यय या अविकारी जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो सबसे पहले जो अव्यय की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के क्रमशः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, ये क्या कराते हैं? क्रिया के होने की स्थिति या दशा का ज्ञान कराते हैं स्थानवाचक। जैसे कि आगे खतरा है, कृपया बाएं चले, तो यहाँ पर हमें स्थान के बारे में ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया स्थानवाचक है। कालवाचक, कालवाचक में हमें क्या होता है? काल या समय में घटना घटित होने का ज्ञान होता है। जैसे मैं पहले आई, अंकित अभी सोया होगा, पौधों को प्रतिदिन सींचना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? काल या समय का हमें ज्ञान हो रहा है। एंड इसी तरह है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? हमें क्रिया की मात्रा या परिणाम का हमें ज्ञान होता है। जैसे इस बार आम खूब आए हैं, भूख में से कम खाना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या है? मात्रा का ज्ञान हो रहा है। एंड अगला है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है? क्रिया के होने की विधि, ढंग या रीति बताते हैं ये। जैसे रोमा फटाफट तैयार हो गई, यानी कैसे तैयार हो गई? फटाफट। ये क्या कर रहे हैं? क्रिया के होने की विधि या ढंग को बता रहा है कि कैसे, किस ढंग से तैयार हुई, फटाफट तैयार हो गई। तो ये आपके रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्या है? संबंध बोधक एंड समुच्चय बोधक एंड विस्मय बोधक। तो संबंध बोधक में क्या होगा? सभी क्रिया विशेषण शब्द जब होते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम के
साथ वाक्य में प्रयोग होते ये संबंध बोधक बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह आता है, जैसे परसर के बाद प्रयोग होता है, जैसे सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, यहाँ पर आपका कारक से यूज हुआ है, यहाँ पर संबंध बोधक है। एंड समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो शब्दों वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण एंड व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये क्या करते हैं, ऐसे शब्द है समुच्चय बोधक जो दो शब्दों को जोड़ने का, जैसे राम और श्याम, यानी और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। और व्याधिकरण में वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे इसलिए, ताकि, इस तरह के शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक में होते हैं। एंड विस्मय बोधक, विस्मय बोधक आप लोगों को पता ही होगा कि मनोविकार, मनोभाव, भावनाओं को, हर्ष जैसे खुशी, शोक, ग्लानि, इन सबको ज्ञान होता है, तो ये विस्मय बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे छी छी कितने गंदे हो तुम, वाह कितना सुंदर पक्षी है, ये सब विस्मय बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अभिकारी शब्द समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है वाक्य विचार। वाक्य ऐसे सार्थक पदों का समूह है जो विचार को पूर्णतः क्या करता है, व्यक्त करता है। वाक्य के अंग क्या क्या हैं, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। एंड विधेय, उद्देश्य के बारे में यह कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक एंड संकेतवाचक। तो इस तरह से 8 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जब वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। संयुक्त वाक्य, जब 2 सरल वाक्यों का समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाए। एंड मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित वाक्य अन्य उपवाक्य हो। तो इस तरह से वाक्य। अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगता है, वाक्य की समाप्ति पर, यानी आपका कोई भी वाक्य समाप्त होता है तो हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, और ये आपका एक सिंगल लाइन के द्वारा प्रदर्शित होता है। एंड अल्प विराम, दूसरा है अल्प विराम, यानी जिसे हम लोग कॉमा भी बोलते हैं। तो पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ी देर रुकने के लिए क्या होता है, अल्प विराम का यूज होता है। या वाक्य, पद आदि में अलगाव दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। एंड दूसरा है प्रश्नवाचक, प्रश्न करने पर इसे लगाया जाता है। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, ये सब में आपका विस्मयादिबोधक लगाया जाता है। योजक या विभाजक, तो ये कब लगाया जाता है, योजक या विभाजक लगाया जाता है तुलना करने के लिए, समास के मध्य या द्विज रूपों में इसका प्रयोग होता है। एंड निर्देशक, निर्देशक चिन्ह कब यूज होता है, ये आपका निर्देशक चिन्ह है संवाद में नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते समय, उदाहरण देते समय इसका प्रयोग होता है। यानी अगर कोई नाम लिखते हैं उसके बाद भी संवाद में एंड व्याख्या करते समय भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और निर्देशक चिन्ह का। एंड अवतरण या उद्धरण चिन्ह, तो इसका क्या करते हैं, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। नाम उपनाम के लिए इकहरे उद्धरण का चिन्ह प्रयोग होता है। यानी किसी भी चीज़ को, किसी के कहे गए वाक्य को हम लोग ज्यों का त्यों लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग अवतरण या उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो, तो ये आपका उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखेंगे। या सुभाष चंद्र ने नारा दिया, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सब जो उनके कहे गए एग्जैक्ट शब्द हैं उनको हम लोग इसमें ही रखते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को किस में यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए यूज होता है। एंड कोष्टक, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ये से हम लोग स्मॉल, मीडियम एंड बिग कहते हैं। तो गणित में या कठिन शब्द को स्पष्ट करते समय प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हंस पद, अगर कोई शब्द छूट जाए या कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो इसका प्रयोग करके ऊपर लिख दिया जाता है। एंड संक्षेप सूचक, यानी डॉट का, तो ये क्या होता है, डॉक्टर, कृपया, पृष्ठ उलट, आदि का संक्षिप्त रूप। यानी संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर लिखना है तो पूरा डॉक्टर नहीं लिख के आप इस तरह से ड लिख के उस पर डॉट लगा देते हैं, तो वो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए संक्षेप सूचक इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा विराम चिन्ह समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक है संयुक्त अक्षर।
संयुक्त अक्षर में काफ़ी लोगों को ईजी लग रहा होगा, बट ये बहुत ही कभी कभी टफ हो जाता है। यहाँ पर हम लोग सिली से मिस्टेक कर देते हैं और एकदम ईजी टॉपिक को भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से मिस्टेक हो जाता है। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से हैं? क्ष, क्ष किससे मिलके बनता है? क और श से। और इसका अगर विच्छेद करेंगे तो आपका इस तरह से बनेगा, आधा क, आधा श और अ। एंड त्र, आधा त और र को मिला के त्र बनता है। और इसी तरह ज्ञ, आधा ज और ञ को मिला के ज्ञ बनता है। और इसी तरह स्र, श और र को मिला के स्र बनता है। एंड द्य, द और य को मिला के द्य बनता है। तो इस तरह से इतने संयुक्त अक्षर प्रयोग में लाए जाते हैं। मुख्यतः तो 4 प्रकार के ही होते हैं। ये इसका अभी आजकल प्रयोग उतना नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसको काउंट नहीं करेंगे। अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वर्णमाला में सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। जो टोटल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। अन और आह को भी काफ़ी सारे लोग स्वर समझते हैं, बट इसे अयोगवाह कहा जाता है, जो कि 2 होते हैं, अन और आह। एंड इसको टोटल मिला के 13 स्वर होते हैं। एंड मुख्य है 2 प्रकार, प्लुत स्वर, एंड ये संस्कृत भाषा में यूज होता है। एंड स्वरों को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व या लघु मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर भी इसे कहा जाता है। ये चारों भी नाम आप याद रखिएगा। ये चारों भी एग्जाम में से, चारों में से कोई भी एक दे सकता है। तो इनके अंतर्गत क्या होता है? इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है या लघु स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ, री। इसी तरह दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या होता है? इसे गुरु या संधि द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसमें 7 स्वर आते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। और ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको स्वर 11 होते हैं तो मात्राएं भी 11 होती है। इस तरह से नहीं है, क्योंकि अ जो है वो मात्रा में काउंट नहीं होता है। तो इस तरह से आपके 10 ही स्वर होते हैं। स्वर बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोला जाता है और स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर की ये परिभाषा है। एंड संवृत्त स्वर जो होते हैं ये 5 होते हैं। इनमें क्या होता है? सकरा मुख खुलता है। एंड ई, उ, री, ये संवृत्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर में कम सकरा मुख खुलता है और इसमें 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। एंड विवृत्त स्वर में पूरा मुख खुलता है एंड इसमें आ सिर्फ आता है। एंड अर्ध विवृत्त में आधा मुख खुलता है, जिसमें अ, ए, औ और आ, ये 4 स्वर आते हैं। आगे देखेंगे व्यंजन। स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। और कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39। मूल व्यंजन जो है वो 33 होते हैं। एंड इसमें 25 व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। एंड अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। एंड ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, 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 ह। एंड मूल व्यंजन टोटल 33 होते हैं। एंड संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं, और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन यानी ड़ और ढ़, ये टोटल मिला के आपके 39 व्यंजन बन जाते हैं। और इस तरह से आगे देखेंगे कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। 39 व्यंजन और 11 स्वर और 2 अयोग्यवाह मिला के टोटल 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में। एंड कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है? तो क वर्ग के व्यंजन जो है वो कंठ से बोले जाते हैं, क, ख, ग, घ और अ और आ स्वर। एंड च वर्ग से के एंड स और य और ई ये तालव्य से बोले जाते हैं। एंड ट वर्ग जो के व्यंजन जो है एंड इसके साथ ही श और री मूर्धन्य से बोले जाते हैं। एंड त वर्ग के जो शब्द हैं वो व्यंजन वो दंत्य से बोले जाते हैं। एंड प वर्ग के ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पीछे हम लोगों का क्या आता है? कंठ। तो उसको हम लोग फर्स्ट में कर सकते हैं। कंठ से पहला यानी क वाले कंठ से, नेक्स्ट उसके बाद तालु पर आप आ जाइए, सेकंड च वाले तालु से बोले जाते हैं। थर्ड मूर्धन्य से, यानी
ये आपके थर्ड नंबर पे आप मूर्धन्य को रख दीजिए। एंड दांत को आप चौथे नंबर पे रख लीजिए, त वर्ग के जो सब व्यंजन है। एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में प यानी ओठ लास्ट में आता है, तो उसके बाद आपके जो भी व्यंजन है वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से व्यंजन कौन से कहाँ से बोले जाते हैं ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एंड कंठ और तालव्य दोनों से जोड़कर कौन सा बोला जाता है, ए और ए। एंड कंठ और ओष्ठ से कौन सा, ओ और औ। एंड नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं, ण, ञ, जो लास्ट वाले व्यंजन होते हैं वो सब नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। एंड आगत व्यंजन जो ज और फ है, यानी ये विदेशी भाषा से आए हुए हैं, तो इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। एंड अर्धस्वर य और व को अर्धस्वर कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जो है, प्रकंपित व्यंजन र को कहते हैं। एंड पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। एंड स्वरांतरीय व्यंजन ह को कहा जाता है। आगे देखेंगे, क और ख जो है ये आपके अघोष व्यंजन में आते हैं, और ग और घ सघोष व्यंजन में आते हैं। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी रिलेटेड हर बार क्वेश्चन में आता है। एंड अल्प प्राण किसे कहा जाता है, एंड महाप्राण। तो महाप्राण में आप ध्यान रख सकते हैं कि दूसरे और चौथे जो शब्द हैं वो आपके महाप्राण में आते हैं। एंड 1, 3, 5 जो है ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। इस तरह से आप ध्यान में इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे रख सकते हैं, अल्प यानी 3 इसमें आते हैं, 1, 3, 5 आपके। एंड महाप्राण में महा 2 ही आपके शब्द आ रहे हैं, तो महा यानी 2 और 4 इसमें आपके महाप्राण में आते हैं। ALP अल्प यानी आपके 3 इसमें वर्ड आएंगे। एंड इसके साथ ही साथ य, र, ल, व भी आपके अल्प प्राण में ही आते हैं, और इधर उसमें व्यंजन जो हैं वो आपके महाप्राण में आते हैं। इस तरह से हमने व्यंजन और स्वर को कंप्लीट किया, वर्णमाला को। आगे देखेंगे अगला टॉपिक है शब्द ज्ञान। शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, ध्वनियों के सार्थक समूह जो स्वतंत्र भी हों शब्द कहलाते हैं। वाक्य में आते ही शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले, विदेशज और संकर। तो शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर हम समझेंगे। तो सबसे पहला है तत्सम। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अर्पण, वर, क्षेत्र, रात्रि, ये सब आपके संस्कृत के समान शब्द हैं, तो इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव यानी जो देसी भाषा के जिस तरह के शब्द होते हैं, जैसे अर्पण का आपका तद्भव, आपका अर्पण तत्सम शब्द हो गया, तो उसी का आपका तद्भव बनेगा तो अर्पण, जैसे हम लोग बोलते हैं अर्पण। तो क्षेत्र आपका तत्सम हो गया। खेत हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, तो उसको तद्भव बोलते हैं। और इसी तरह से देशज, और यानी जो हम लोग नॉर्मली बातचीत में यूज होता है, या अज्ञात उत्पत्ति वाले, जो हमारे देश में कहाँ से उत्पत्ति हुए हैं वो ज्ञान नहीं है, इस तरह के शब्द देशज के अंतर्गत आते हैं। एंड विदेशज शब्द जो कि विदेश से आए हुए हैं, इस तरह के शब्द विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। विदेशज शब्द के अंतर्गत यानी विदेशी शब्दों के अंतर्गत जो इंग्लिश, फारसी, अरबी ये सब शब्द आते हैं, जैसे स्कूल, बैंक, कॉलेज, ये सब विदेशी शब्द होते हैं। एंड संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द में अर्ध तत्सम शब्द होते हैं, जो कि न तत्सम होते हैं न तद्भव होते हैं। ये सब संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। एंड रचना के आधार पर शब्दों को समझेंगे। रचना के आधार पर 3 तरह के होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो खुद का अर्थ बताएं, जैसे आम, फूल, मन, ये सब रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। एंड अगला है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कैसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और नए शब्द का भी अर्थ जुड़े हुए शब्दों के अर्थ से बनता है। जैसे प्रधानमंत्री, तो ये प्रधान और मंत्री से बन के बना है, तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द। एंड योग रूढ़ शब्द, जैसे आप बहुब्रीहि समास आपको पता होगा, तो उस तरह के जो शब्द होते हैं जो कि तीसरे शब्द की 2 शब्द मिलकर क्या करते हैं, तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा। जैसे पंचानन, चक्रपाणी, इस तरह के शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। एंड इसी तरह है आगे, अर्थ के आधार पर
शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या विपरीत, ये तो आप लोग कॉमन सी चीज़ है। एकार्थी यानी जिसका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी यानी एक शब्द के जब एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं तो उनके अनेकार्थी बोलते हैं। जैसे आपका पत्र हो गया, पत्र यानी पत्ता भी होता है, पत्र यानी चिट्ठी भी होता है, तो इस तरह के शब्द अनेकार्थी होते हैं। पर्यायवाची यानी समान शब्दों के अलग अलग जो भी शब्द होते हैं। एंड विपरीत यानी विलोम शब्द। एंड प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस तरह से हमने शब्दों के बारे में ज्ञान लिया। अब आगे देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश शब्द के पूर्व में आकर उसे विशेष अर्थ प्रदान करे या उसका अर्थ में परिवर्तन कर दे या नए शब्द बनाए, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये क्या करते हैं? शब्दों के आगे लगते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है उपसर्ग और प्रत्यय में, तो आप ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों में क्या आता है? जैसे यानी प्रक्रिया, प्रवाह, परा, अप, अनु, दुर, वि, ये सब संस्कृत के अंतर्गत आने वाले उपसर्ग हैं। एंड हिंदी के उपसर्गों में जैसे अ, अन, अध, उन, कु, नी, भर, बिन, सु, चौ, इस तरह के जो शब्द है वो हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अ से अभाव, अलग, अटल, अन से अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, ये सब शब्द हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। और आगत उपसर्ग में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। जैसे अरबी फारसी में आपके बेईमान, बदनाम, लावारिश, नाखुश, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस चांसलर, जनरल मैनेजर, ये सब आपके अंग्रेजी उपसर्ग हैं। ये तीनों आपके अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आपके आगत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे गढ़ धातु है, उसमें अंत प्रत्यय जोड़ेंगे तो गढ़ंत हो गया। और कट प्रत्यय, कट धातु में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो कटाई। चुनाव, झुकाव, उड़ान, ये सब आपके कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नवीन शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। इसके अंतर्गत जैसे जेठ, जेठ में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो जेठा। भल में आई प्रत्यय जोड़ेंगे भलाई। साल में सालाना। नौकर में नौकरानी। इस सब आपके तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है समास। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के उस संयोग को समास कहते हैं जिसमें उनका परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप हो जाता है तथा वे मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बन जाते हैं। सामासिक पद में शामिल पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? यानी समास को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो तथा समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजीवन, यथासंभव, ये सब आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यानी इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एंड तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसका आपका अपोजिट है। उसमें अव्ययी में आपका पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और समस्त पद में विभक्ति चिन्हों का क्या होता है? लोप हो जाता है। यानी इसमें आपके जितने भी विभक्ति होती हैं वो उतने आपके तत्पुरुष समास के भेद कहे जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को, ये हमने विभक्ति कारक पढ़ लिया है, तो उसमें क्या होता है? वही कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इसके आपके भेद अगर आप समझना है तो इस तरह समझ सकते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है? जैसे जीवन साथी, आप बीती, मनमाना, ये सब आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। एंड नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। यानी एक आपकी विशेषता होती है, दूसरा विशेष होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख यानी इसमें विशेषण है क्या?
चंद्र और विशेष्य है मुख, चंद्र मुख। तो यहाँ पर उपमान उपमेय या विशेषण विशेषण क्या संबंध होता है, यानी एक विशेषता रहेगी और एक विशेष्य रहेगा। एंड नेक्स्ट है द्विग समास। द्विग समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे कि दशानन, ये आपका त्रिकोण, तिरंगा, पंचवटी, ये सब आपके द्विग समास के है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि पहला नंबर वाला होता है, आपका नंबर रहेगा कोई ना कोई, तो ये आपके द्विग समास में संख्यावाची यानी नंबर, तो आपका द्विग समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद में और या आ क्या क्या होता है, लोप हो जाता है। एंड इसके उदाहरण है जैसे राम सीता हार जीत, राम और सीता हार या जीत, तो और या क्या होते हैं, विग्रह करने पर दिखते हैं और समास बन जाने पर लोप हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है, दोनों पद मिलकर यानी समस्त पद किसी अन्य या तीसरे संज्ञा के बारे में बताते हैं, यानी इसमें दोनों पद प्रथम और उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मिलकर तीसरी संज्ञा की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, यानी गजानन, गज है आनंद जिसका, यानी गणेश भगवान। अष्टभुजा यानी 8 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात माँ दुर्गा। ये सब आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का काफ़ी सारा रिवीजन हो गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना